नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के दूसरे चैप्टर के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में हैं दोस्तों, तो मैंने आपको कहा था कि इकाई संख्या 1 को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वहां पर जो है मतलब आधा ही मैं कर पाया था, चूंकि चैप्टर लंबा था। मतलब पूरी एक यूनिट में कम से कम 5 से 6 चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं और कॉलेज वगैरह में कम से कम 7 से 8 व्याख्यान आपको दिए जाते हैं केवल इकाई संख्या 1 को लेकर के। क्योंकि इसमें आपको सौर मंडल की उत्पत्ति, जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति की कई सारे सिद्धांत, भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल क्या है, सब कुछ आप इसमें पढ़ते हैं। भूगोल की प्रकृति से लेकर के उसकी विशेषताओं तक आप नजर डालते हैं, यानी पूरा ये सब पढ़ते हैं। इसके साथ साथ भूवैज्ञानिक मपनी के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, विभिन्न कालखंडों के बारे में सब आप जानकारी लेते हैं जियोग्राफी के पहली यूनिट में। लेकिन तो हम लोग चर्चा कर चुके थे, भूगोल के सारी चीजों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज का जो वीडियो आपका बचा था उसमें जो है भूवैज्ञानिक काल मापी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई तो पृथ्वी पर जीवों का विकास कब कब हुआ, जैसे कार्बेनिफेरस युग क्या है, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के युग आए, कल्प आए, यौन आए, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, आप देख पा रहे होंगे पृथ्वी के अंदर ये पृथ्वी आपको बाहरी परत आपको दिख रही है, लेकिन जब पृथ्वी की मान लेते हैं हम खुदाई करते हैं, इस खुदाई के दौरान पृथ्वी कितने गड्ढे में अगर आप खोदेंगे तो पृथ्वी का केंद्र जाकर के मिलेगा। यानी कि यानी एक गोला है, मान लेते हैं पृथ्वी एक गोला है, तो पृथ्वी का गोला यानी सेंटर ये होगा। अब इस सेंटर तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर खुदाई करनी पड़ेगी। या आप मान लेते खुदाई हमने यहाँ ऊपर से करनी शुरू की जहां पर हम हैं, ठीक है, तो यहां से खुदाई करेंगे तो यहां पर पहुंचेंगे तो इसके अंदर क्या है, इस पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में क्या है, तो उसकी संरचना को हम बारीकी के साथ समझेंगे। भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना सब कुछ आपको बताएंगे, यानी पूरा। और लास्ट में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला भी होगी। एग्जाम चाहे रिटन पैटर्न पर हो चाहे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हो, सभी के लिए पूरी इंपॉर्टेंट तैयारी, एग्जाम स्पेशल तैयारी दोस्तों आपकी हो रही है। फिर इसके बाद में इकाई संख्या 2 आपका आएगा। इकाई संख्या 1 को बेसिकली मैं हर एक मतलब सब्जेक्ट की बात करता हूं तो हर एक सब्जेक्ट में इकाई संख्या 1 के चैप्टर 1 जरूर लिखा रहता है, लेकिन वहां पर पूरा कंप्लीट कर देता हूं इकाई 1 को, ठीक है, 4-5 चैप्टर एक ही वीडियो में लपेट देता हूं, ठीक है। मेरी ये खासियत रहती है, क्योंकि मैं बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आपकी अपनी भाषा में समझाता हूँ, किताबी लैंग्वेज पर नहीं जाता हूँ। और आप किताब से बिल्कुल सिलेबस को मैच करने में मत फंसिएगा, क्योंकि अगर वहां से किताब से मैच करने फंसेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आप सोचे गुरुजी दूसरा चैप्टर हमारे में कुछ और है, आप दूसरा चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए मैं अपने हिसाब से चीजों को पढ़ा रहा हूं, मैं पूरे के पूरी यूनिट को एक चैप्टर के रूप में बना करके पढ़ा रहा हूं, तो ये चैप्टर का दूसरा भाग आप मान सकते हैं। मैं कुल मिलाकर के पूरे सिलेबस को केवल 8 यूनिट जो है आपका, उसी को 8 चैप्टर बांट करके मैं पढ़ रहा हूं। इस तरीके से हम अध्ययन करेंगे, हम दुनिया भर के टीम टाम के बारे में नहीं बात करते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कहां पर हमने फर्स्ट जो सेमेस्टर का जो सिलेबस था जियोग्राफी का, मैंने देखा था ये सिलेबस था आपका, इसमें आपका क्या क्या हो चुका है। इसमें भौतिक भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र, उसका अर्थ, ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में आपने पूरा समझ लिया। और भारतीय संदर्भों के विशेष उल्लेख सहित भूवैज्ञानिक काल मापी और पृथ्वी का आंतरिक संरचना, ये 2 चीजें आज की वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। फिर आप देखते हैं और तमाम प्रकार की चीजें, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, ये सब आप इकाई संख्या 2 में देखेंगे, ठीक है। ये इकाई संख्या 1 आपको दिखाई पड़ा होगा, तमाम सारा चीज हमने इसमें देख लिया था, ये सब पूरी इकाई आपको दिख गई होगी। सब कुछ आपने देखा होगा किस तरीके से सौरमंडल में सूर्य क्या है, पृथ्वी क्या है, सभी के बारे में कैसे कैसे विकास हुआ सौरमंडल का, पूरा मैंने तमाम सारे सिद्धांतों के माध्यम से आपको समझाया था। अब आज का वीडियो दोस्तों जो है यह है भूवैज्ञानिक काल मापी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसके बारे में हम लोग बहुत ही बारीकी के साथ जानने का प्रयास करेंगे। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, ना कहीं पर जाने की आवश्यकता है और ना ही घबराने की आवश्यकता है। सब कुछ एक ही जगह पर इकट्ठा आपको मिलने वाला दोस्तों, तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी जानकारी एक ही जगह पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा भूवैज्ञानिक काल मापी क्या होती है, भूवैज्ञानिक काल मापी का क्या अर्थ होता है, इस चीज को आप यहाँ पर जान पाएंगे। मैं थोड़ा सा चेहरा अपना डाउन कर दिया हूं ताकि आपको बोर्ड पर एकदम से इफेक्टिव दिखे, कलरफुल दिखे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा हिल डुल रहा है, चलिए इसको सही कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए दोस्तों, तो यहां पर आप देखें भूवैज्ञानिक काल मापी का क्या अर्थ है। अर्थ समझते हैं इसका, लिखेंगे सभी लोग
पृथ्वी के इतिहास को लाखों करोड़ों वर्षों के आधार पर विभाजित करने की पद्धति को भूवैज्ञानिक कालमापी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति मतलब पृथ्वी आज से 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। क्योंकि इसका निर्माण सिद्धांत के आधार पर अगर देखें तो उस समय माना जा सकता है। तो यह पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, पर्वतों का निर्माण कब कब हुआ, किस किस युग में, हिमयुगीन यानी कि कब कब बर्फ जमना शुरू हुई पृथ्वी पर, तमाम प्रकार की अन्य घटनाएं जो पृथ्वी पर हुई हैं वो किस किस क्रम में हुई, कब जीवों की पहले एक कोष के जीवों का विकास कब हुआ, कब कोयले का भंडार मिला, तमाम सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। यानी पूरा पृथ्वी का पूरा इतिहास आप देखेंगे, पृथ्वी पर कब क्या क्या उदय हुआ इस चीज में आप जानेंगे। ठीक है, भूवैज्ञानिक काल मापी के जो प्रमुख पद या यूनिट आपको आगे चल करके समझने होंगे। पहला होगा कल्प। कल्प दोस्तों इसको इयोन कहते हैं। यह सबसे बड़ी इकाई होती है, पृथ्वी के इतिहास में सबसे दीर्घ समय को दर्शाती है कल्प। कल्प के बाद में होता है दोस्तों महाकाल, इरा। कल्प से छोटी इकाई होती है महाकल्प। ठीक है, प्रत्येक कल्प कई महाकल्पों में बटा हुआ होता है। ठीक है, यह महाकल्प ऊपर होता है, इरा जो होता है ऊपर होता है। यहाँ पर आप देखते हैं, नहीं हाँ आप समझते हैं अगर इस चीज को, हाँ बिल्कुल। कल्प, महाकल्प, कल्प तो आदिकाल, आदिकल्प यानी कल्प में अगर बात किया तो कल्प के बाद फिर महाकल्प, यहाँ पर काल, फिर महाकल्प, फिर उसके अंदर कल्प। ये कल्प बड़ा ही होता है, अब इस चीजों को समझने, क्योंकि ये एक कदम और आगे चल करके आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि जनरली आप महाकल्प तक ही पढ़ते हैं, उससे ऊपर नहीं पढ़ते हैं। तो कल्प से छोटी इकाई होती है, प्रत्येक कल्प कई महाकल्पों में बटा हुआ रहता है। कल्प यानी पीरियड, महाकल्प में कई पीरियड होते हैं, यानी महाकल्प जो है कई छोटे छोटे इकाइयों में बटा होता है, उसको काल कहते हैं। महाकल्प की अपेक्षा छोटी इकाई होती है और महाकल्प का ही भाग काल होता है। काल में दोस्तों युग होता है, इपोच कहते हैं युग को। काल से भी छोटी इकाई होती है इपोच, और इपोच से भी छोटी इकाई होती है अवधि, जिसको एज कहते हैं। सबसे छोटी इकाई किसी विशेष घटना या जीव के विकास का समय को अवधि कहते हैं, तो एज। एज सबसे छोटी इकाई है, फिर एज से बड़ी इपोच, इपोच से बड़ी पीरियड, पीरियड से बड़ी इरा, इरा से बड़ा इयोन। ये होता है दोस्तों आपका एक जो काल मपनी का जो टर्म्स है, यूनिट्स है, उनको आपको मैंने दिखाया। अब इसकी समय विभाजन को थोड़ा सा और अगर आपको मैं चार्ट के माध्यम से समझाऊं दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे आदिकल्प सबसे पुराना है। आदिकल्प में कोई कल्प, कोई महाकल्प नहीं है। लगभग में 4000 मतलब 400 करोड़ वर्ष से अधिक समय पहले का समय आदिकाल कहते हैं। इस समय पृथ्वी का निर्माण, प्रारंभिक परपटी का निर्माण, जो पृथ्वी का जो ऊपर का इलाका जो परपटी है, ये वाली इलाकी, इसका निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, ये पृथ्वी का भूपरपटी बनना शुरू हुआ था आज से 4 करोड़ वर्ष पहले, जिसको आदिकल्प कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है प्रोटेस्टेरा मतलब की प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक जो कल्प होता है, प्रोटेरोजोइक कल्प की बात किया है तो आज से लगभग 250 करोड़ से लेकर के 400 करोड़ वर्ष, यानी कि ये इस समय काल का समय काल प्रोटेजोरोइक कल्प के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रथम चिन्ह मिले और शैवालों का विकास होना शुरू हो जाता, मतलब जीवन के प्रथम चिन्ह शैवालों का विकास यहां से शुरू माना जाता है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे अगला कल्प आता है दोस्तों, ये इसका नाम है मतलब कि फेनोरोजोइक कल्प। ठीक है, फेनोरोजोइक कल्प की अगर बात की जाए, ठीक है, या पैंजिया कल्प आप कह सकते हैं इसी चीज को, तो इसमें इस कल्प को दोस्तों कई जो है आप महाकल्पों में डिवाइड करते हैं। पुराजीवी कल्प, जिसको आप पेलियोजोइक महाकल्प कहते हैं, मध्यजीवी महाकल्प जिसको मेसोजोइक महाकल्प कहते हैं, और तीसरा होता है नवजीवी कल्प जिसको आप सेनेजोइक महाकल्प कहते हैं। तो आपका जो दो था उसमें कोई बंटवारा नहीं था, वो साफ साफ आप देख रहे हैं कि 200 करोड़ वर्ष का समय काल रहा है। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ करके देखते हैं तो जो आपका पैंजिया कल्प आता है, जब पैंजिया का निर्माण हुआ। पैंजिया क्या है, इसको अगर मैं आपको समझाना चाहूं, पैंजिया और पैंथालासा, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पैंजिया जो था ये 20 का एक स्थल भाग था, इसको पैंजिया कहा गया। यानी जो पृथ्वी का स्थल खंड का निर्माण पहले हुआ पैंजिया था, और जो उसके चारों तरफ जो समुद्र था, महासागर था, उसको पैंथालासा नाम दिया गया था। ठीक है, इस चीज को आप अगले चैप्टर में इकाई नंबर 2 में पढ़ेंगे, जब वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत में बताऊंगा, उस समय आप पैंजिया और पैंथालासा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पैंजिया क्या था, पृथ्वी का एक टुकड़ा था, तो इसका निर्माण जब हो गया था तो उसी के नाम पर इसको पैंजिया महाकल्प कहा जाने लगा, पैंजिया कल्प। पैंजिया कल्प में दोस्तों कई सारे महाकल्प हैं। पैंजिया कल्प को 3 जो है
महाकल्पों में बांट सकते हैं। पहला होता है आपका पुराजीवी महाकल्प, दूसरा है मध्यजीवी महाकल्प और तीसरा है नवजीवी महाकल्प। अंग्रेजी में पेलियोजोनिक, ठीक है, मेसोजोनिक और सेनोजोनिक महाकल्प कहा जाता है। तो पैंजिया कल्प 3 जो है महाकल्पों में बटा हुआ है, ठीक है। अब पुराजीवी कल्प की बात की जाए दोस्तों तो ये कई उसमें बटा हुआ है। पुराजीवी कल्प किसमें बटा हुआ है? पुराजीवी कल्प दोस्तों आपका बटा हुआ कई सारे पीरियड में, कई सारे काल में, ठीक है। पुराजीवी कल्प दोस्तों कैम्ब्रियन युग में बटा, कैम्ब्रियन पीरियड हो गया, ठीक है। इसके अलावा आर्डोबिशियन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है सिल्यूरियन युग हो गया, ठीक है। डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियम, ये जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है काल पुराजीवी जो महाकल्प है, इरा है। पुराजीवी जो महाकल्प है पेलियोजोइक इरा, पेलियोजोइक इरा में दोस्तों आपके 6 जो है काल बांटे गए हैं। कैम्ब्रियन युग जो है दोस्तों 54 करोड़ जो है साल पहले रहा था। ओडोबिशियन जो कल्प है आपका, ये 50 करोड़ वर्ष पहले का समय काल है। सिल्यूरियन जो आपका पीरियड है यानी काल है वो 44 करोड़ वर्ष पूर्व रहा। डिवोनियन जो कल्प है, डिवोनियन जो काल है दोस्तों 41 करोड़ वर्ष पहले रहा पृथ्वी पर, ठीक है। आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व की अगर बात की तो कार्बोनिफेरस युग रहा, जहां पर कोयले का विकास हुआ। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जीवन, अच्छा इस कल्प में, पुराजीवी कल्प में जीवन का समुद्रों में विकास हुआ, मछलियां, उभयचर और रेपेटाइल तथा कोयला वनों का विकास यहाँ पर हुआ, ठीक है। कोयला का विकास हुआ कार्बोनिफेरस युग में, आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व कोयला का निर्माण हुआ। फिर आप देखेंगे परमियन, यानी कि परमियन जो आपका काल है ये 28 करोड़ वर्ष पहले का है आज से। वनों का विकास आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ये है आपका पुराजीवी कल्प। फिर आता है दोस्तों आपका मध्यजीवी महाकल्प। मध्यजीवी महाकल्प की अगर बात की जाए दोस्तों तो मध्यजीवी महाकल्प क्या है, इसमें इसको तीन युग में आप बांट सकते हैं, 3 पीरियड में बांट सकते हैं, 3 काल में, ट्रासिक काल, जुरासिक काल और क्रिटेशियस काल। आप जुरासिक पर तमाम मूवी देखते होंगे, डायनासोर जुरासिक काल के ही राजा माने जाते हैं। डायनासोरों का विकास कहां पर हुआ, जुरासिक काल में हुआ। आप जुरासिक को लेकर के तमाम प्रकार की मूवीज वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है। तो जुरासिक काल उसी समय काल, ये चार्ट के रूप में आप समझ रहे हैं, मैं इसको भी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन चार्ट को आपको समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता चले कि कहां कहां पर क्या क्या है। तो ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ये 3 युग दोस्तों मध्यजीवी जो है उसके नाम से जाने जाते हैं। क्या है ये, मध्यजीवी काल कहे जाते हैं, मध्यजीवी पीरियड है। मध्यजीवी जो महाकल्प है उसके 3 काल हैं, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्राइसिक युग जो रहा है, पीरियड रहा 23 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, 18 करोड़ वर्ष पूर्व आज से। जुरासिक काल रहा और 14 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग रहा। इसमें दोस्तों सरीसृप यानी कि जो सांप वगैरह है या सांप की जो प्रजातियां हैं उनका विकास, और डायनासोरों का शासन बेसिकली जुरासिक काल या क्रिटेशियस काल तक एकदम से दबदबा डायनासोरों का रहा। फिर इसके बाद में नवजीवी महाकल्प आता है, सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प को 2 युग में बांटते हैं, 2 जो है पीरियड में। पहला है आपका टर्सरी पीरियड और दूसरा है आपका क्वार्टरनरी पीरियड, ठीक है। टर्सरी की बात किया तो आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर टर्सरी काल रहा, स्तनधारियों का विकास हुआ यहाँ पर, ठीक है। और क्वार्टरनरी जो एक प्रकार से आपका युग आया या पीरियड आया, इसमें आज से 1.6 लाख वर्ष पूर्व जो है ये समय काल रहा आपका क्वार्टरनरी जो है काल या पीरियड। ये मानव का उद्भव वाला काल है, तो यहीं से आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका मनुष्य का उद्भव जो है, जो आपके मनुष्य का उद्भव आज से लगभग 1 या 1.5 लाख वर्ष पहले जो है मनुष्य का विकास हुआ, और मनुष्य बानर के रूप में या वनमानुष के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। मनुष्य का भी विकास, हम जैसे मनुष्यों का विकास अभी नहीं हुआ था। अब दोस्तों तो भूवैज्ञानिक कालमापी को मैंने आपको समझाया एक सरल तरीके से, अब इसको मैं विस्तार से बताऊंगा अभी। भूवैज्ञानिक मापनी की विशेषताओं की बात की जाए तो पृथ्वी के इतिहास को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करती, पहली बात। दूसरी बात, इससे विभिन्न भूवैज्ञानिक घटनाओं के समय का निर्धारण होता है, यानी कि भूवैज्ञानिकों ने यह बताया कि कब कब कौन कौन सी चीजें से डायनासोर की उत्पत्ति कब हुई, कोयला का विकास कब से शुरू हुआ, कब सरीसृपों का विकास हुआ, कब मनुष्य का उद्भव हुआ। इन सभी चीजों के बारे में जानकारी हम कब प्राप्त कर पाते हैं, जब हम जो है इस भूमापी जो है यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन से इस कालमापी का निर्माण किया गया है। जो जीवाश्म मिले हैं हमको धरती से खुदाई के दौरान, उन्हीं जीवाश्मों को कार्बन डेटिंग पद्धति से उसकी जानकारी निकाली गई और एज निकाला गया कि जो है उस समय कितना समय काल रहा होगा। महत्वपूर्ण तथ्य कि पृथ्वी की आयु आज से
5 अरब वर्ष पूर्व या 4.6 अरब वर्ष पूर्व या 4.5 अरब वर्ष पूर्व रही है। पैंजिया कल्प में जीवन का व्यापक विकास हुआ। वर्तमान में हम नवजीवी कल्प में हैं। ठीक है, हमारा जो कल्प चल रहा है कौन सा चल रहा है? महाकल्प। कौन सा है? सेनेजोइक कीड़ा चल रहा है, सेनेजोइक महाकल्प चल रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों इन तीनों चीजों को हम समझते हैं जिसके बारे में विस्तार से आपको जानना है। वो वैज्ञानिक काल मापी को मुख्य रूप से 3 महाकल्पों में हम बांटते हैं। जो इयोन था, जो आपका या क्या था, जो आपका कल्प था वो खत्म हो गया। कल्प में 3 कल्प थे आपके। तीनों कल्पों में से जो नवजीवी कल्प था, जो आपका जो ये कल्प था पैंजिया कल्प था, पैंजिया कल्प, उसी पैंजिया कल्प के 3 जो है आपके महाकल्प बांटे गए हैं। एक पुराजीवी महाकल्प, एक मध्यजीवी महाकल्प, एक नवजीवी महाकल्प। बेसिकली हमारा अध्ययन यहीं से जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ता है और यहीं से हम चीजों को आगे बढ़ते हैं। इन चीजों को समझने से पहले एक चीज अगर जान लीजिए, अगर आपको सभी यूनिट का पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना तो आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करना है? आपको एसएमएस कर देना है 9984 039 139। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस कीजिएगा? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट का नाम और आपकी सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। दोस्तों हर एक यूनिट का आपको नोट्स मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से प्रॉपर नोट सरल शब्दों में लिख करके समझाया गया है। आपको जैसे ही तरह लिख करके एसएमएस करना, व्हाट्सएप पर आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। 100 रुपए फीस में दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। वहीं पर आपको जब भी लाइव क्लास होगी तो उसकी लिंक मिलती रहेगी। ठीक है, जो पुराने वीडियोस हैं उनकी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक सभी इकाइयों के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। हर एक इकाई के लास्ट में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। परीक्षा लिखित होगी तो मतलब लिखित परीक्षा के लिए 5 से 6 प्रैक्टिस सेट तैयार कर दिए गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन के साथ, वो आपको मिल जाएंगे, यानी सारी जानकारी आपको मिलेगी। अच्छा, कुछ बच्चे लगातार कमेंट ये करते हैं, गुरुजी ये बताएं कि अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करें 1 साल तक की, तो आपके लिए कुछ मेरे लिए छूट है। बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के फीस 100 रुपए है, सेकंड की भी 100 रुपए बाद में लगेगी, तो आपका 200 रुपए फीस हो जाता है 2 सेमेस्टर का मिला करके। ठीक है, लेकिन अगर एक साथ फीस जमा करते हैं तो केवल 150 रुपए फीस में आपको 1 साल तक पढ़ाया जाता है। इसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर पूरा जब तक दिसंबर नवंबर तक आपकी परीक्षा हो जाएगी, जनवरी तक पूरा वहां तक आप पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर। फिर सेकंड सेमेस्टर की आपकी पूरी तैयारी होगी, जिसमें आप जो है जून जुलाई तक मतलब कि जून तक पढ़ेंगे, मई जून तक जो आपका पेपर होगा सेकंड सेमेस्टर का। यानी कुल मिलाकर के आप पढ़ेंगे दोस्तों बहुत सारी चीजों के बारे में। ठीक है, यानी आप 150 रुपए फीस में दोस्तों 150 रुपए फीस में क्या पढ़ेंगे? पूरा ओवरऑल सब कुछ आप पढ़ लेंगे 150 रुपए में, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर, पूरा सेकंड सेमेस्टर। एक विषय नहीं, ज्योग्राफी नहीं, बल्कि आपको इसी 150 रुपए में पूरा विषय यानी सभी विषय आपको मिलेगा, मेजर माइनर को करिकुलर, इन सभी विषय की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। कोई किताब या कोई सीरीज लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आपको हमारे कोर्स से क्यों जुड़ना चाहिए? जैसे मार्केट से आप जाएंगे, आप एडमिशन लिए होंगे, आप मार्केट में किताब ढूंढ रहे होंगे, आप मार्केट में सीरीज ढूंढ रहे होंगे, नोट्स पढ़ने के लिए ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, कैसे तैयारी करनी, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस आपको करना है इसी नंबर पर एसएमएस और आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। ठीक है, ये फीस आप जो जमा करेंगे किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम जो भी यूज करता हो, आपके घर के बगल का है, आपके घर का है, या कोई भी आपका हित मित्र है, वो फीस जमा कर सकता है। लेकिन जिस नंबर से आपको जोड़ना हो उसी नंबर से आप एसएमएस कीजिएगा। आप किसी नंबर से आप जो है फीस जमा करवा दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सबसे जरूरी चीज दोस्तों जो आपके लिए है वो ये है, सबसे जरूरी चीज कि आप जब हमसे जुड़ते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे? आप जुड़ते समय आप जो है मेरे हिसाब से 150 वाला कोर्स ज्वाइन कर लें और किताब या सीरीज के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, क्योंकि एक सीरीज का दाम 60 रुपए है, कम से कम 5 सीरीज आपको लेनी पड़ेगी एक सेमेस्टर के लिए। तो आप 300 रुपए की सीरीज खरीदते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिट्स मतलब कि आप 300 रुपए खर्च कर देते हैं इसी के लिए। लेकिन अगर आप 2 सेमेस्टर का एक सेमेस्टर का फीस हमारे लिए यहाँ कितनी 100 रुपए, आप 2 सेमेस्टर में सीरीज का दाम जोड़े तो कम से कम 600 रुपए आप खर्च कर देते हैं सीरीज के पीछे। ठीक है, जो कि आपके लिए बड़ा पैसा खर्च हो जाता है, तो आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मात्र 150 रुपए आप फीस जमा कीजिए, 150 रुपए फीस में ये 600 रुपए से अधिक क्वालिटी का चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा, चाहे परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लिखित हो, किसी भी प्रकार की हो, किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ते हैं। ठीक है, सभी के लिए पूरी जानकारी आपको मिलेगी, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तो आप तुरंत एसएमएस कीजिए। अब थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं इन कल्पों के बारे में, जिसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना। तो आपने इन चीजों को पढ़ा, अब दोस्तों हम केवल पैंजिया कल्प को के बारे में अध्ययन करेंगे। पैंजिया कल्प को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पुराजीवी, मध्यजीवी, नवजीवी, इसी के बारे में हमको पढ़ना, जो कि यहीं से बेसिकली शुरुआत होती है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने 3 जो है आपके समझ रखा। पुराजीवी महाकल्प की बात की जाए तो पुराजीवी महाकल्प दोस्तों, इस कल्प की अवधि 54
करोड़ वर्ष से लेकर के 25 करोड़ वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। जीवन का विकास जल में हुआ पुराजीवी महाकल्प में। इस काल को जीवन का प्रादुर्भाव काल भी कहा जाता है। इस काल में एक कोशिकीय या मतलब अकशेरुकी जीवों का अधिकता आपको मिले जो बिना कोशिका के ही है। ट्राइलोबाइट, ब्रैकियोपोड, कोरल, मछलियां, उभयचर आदि का विकास यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, जलीय जीवों का विकास। और काल के अंत में पहली वनस्पतियां बीज रहित पृथ्वी पर आने का काम जो है पृथ्वी मतलब कि पुराजीवी महाकल्प के अंदर दिखाई पड़ेगा। दूसरा महाकल्प है मध्यजीवी महाकल्प। इस कल्प की अवधि 25 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। इसे सरीसृपों का युग कहा जाता है। इस काल में आप देखते हैं जब जुरासिक काल आएगा, इसी में मध्यजीवी कल्प में ही 3 पार्ट में इसको बांटेंगे मध्यजीवी महाकल्प को। उसी में डायनासोरों का अधिक प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। स्थलीय जीवों का विकास होना शुरू हो चुका था। पहली बार पक्षियों यानी कि आर्कियो, पंटेबिस और स्तनधारियों का प्रारंभिक रूप से विकास जो है मतलब आगमन इसी काल में हुआ। काल के अंत में डायनासोरों का विनाश हो गया होगा, यानी कि मध्यजीवी महाकल्प में ही डायनासोर खत्म हो गए। ठीक है। फिर नवजीवी महाकल्प की अगर बात की जाए तो इस महाकल्प की शुरुआत आज से लगभग में 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से हुई और यह आज तक चल रहा है नवजीवी महाकल्प। इसी में हम लोग जीवित हैं। इसे स्तनधारियों का युग कहा जाता है। स्तनधारी जीवों का अत्यधिक विकास नवजीवी महाकल्प में ही हुआ। मानव का विकास इसी महाकल्प में हुआ। वर्तमान में हम नवजीवी महाकल्प के चतुर्थक युग यानी कि क्वार्टरी पीरियड में जी रहे हैं। ठीक है, जहां पर आदिमानव का विकास हुआ और आदिमानव से हम लोग बने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने समझा। अब दोस्तों पुराजीवी महाकल्प को अलग अलग कालों में हम बांटते हैं। जैसे पुराजीवी महाकल्प को दोस्तों हम लोग कैम्ब्रियन, आर्डोबिसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस और पर्मियन इन युग में बांटते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने आपको बता दिया था क्योंकि कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ था, आज से 54 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व का समय काल है लगभग में। अकशेरुकी जीवों की अधिकता हुई। आर्डोबिसियन काल की अगर बात की है तो 50 से 44 करोड़ वर्ष पूर्व मछलियों का विकास हुआ यहाँ पर। सिल्यूरियन की बात की है तो 44 से 41 करोड़ वर्ष पूर्व उभयचरों का विकास हुआ, भूमि पर आगमन हुआ इनका। उभयचर मतलब कि जो जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं। डिवोनियन काल की बात की है तो 41 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, विशाल जो है वन और कोयला बनने की शुरुआत इसी काल में आपको दिखाई पड़ती। कार्बोनीफेरस युग में दोस्तों 35 से 38 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पर आप देखते हैं बीज रहित पदार्थों का विकास हुआ। विशाल कोयला बनने का जो सबसे ज्यादा युग है वो कार्बोनीफेरस युग में माना जाता है। ये आपका विशाल वन जो है बने और कोयला बनने की प्रक्रिया की शुरुआत कार्बोनीफेरस युग में। पर्मियन युग में अगर बात की जाए तो बीज रहित पादपों का विकास हुआ, सरीसृपों का विकास हुआ, ये पर्मियन युग में। ठीक है, तो पुराजीवी महाकल्प में इस तरीके से इन चीजों का विकास हुआ। फिर आता है आपका मध्यजीवी महाकल्प। मध्यजीवी महाकल्प को 3 भागों में या 3 कालों में बांटते हैं, ट्राइसिक काल, जुरासिक काल और क्रिटेशियस काल। ट्राइसिक काल दोस्तों आज से 25 से 18 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है, जिसमें डायनासोरों का युग कहा जाता है। जुरासिक काल 18 से 14 करोड़ वर्ष पूर्व प्रथम भक्षी यानी आर्कियो पंटेबिक्स का आगमन हुआ। क्रिटेशियस युग जो है 14 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, इसमें प्रथम स्तनधारी प्रारंभिक रूप से आए। काल के अंत में डायनासोरों का विनाश भी हो चुका था, यानी कि मध्यजीवी महाकल्प में डायनासोरों के नाम से मशहूर है, ये डायनासोर का युग कह सकते हैं। नवजीवी महाकल्प में आप देखेंगे दोस्तों तो ये दोस्तों टर्सरी युग और क्वार्टरी युग दो में इसको बांटते हैं, 2 काल में। ठीक है, टर्सरी की बात की है तो 6.5 करोड़ से लेकर के 1 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व का समय काल माना जाता है टर्सरी पीरियड। स्तनधारियों का व्यापक विकास हुआ, आधुनिक पशु पक्षियों का विकास हुआ। ठीक है, और क्वार्टरी युग में आप देखेंगे दोस्तों तो 1.5 लाख से लेकर के वर्तमान युग तक जो चल रहा है वो है आपका क्वार्टरी काल। क्वार्टरी काल चल रहा है नवजीवी महाकल्प का। ठीक है, इसमें मानव का विकास हुआ और वर्तमान मानव सभ्यता भी इसी के द्वारा आगे बढ़ रही है आज। ठीक है, आपने इस सभी चीजों को देखा। अब यहाँ पर दोस्तों समझते हैं जल में जीवन की शुरुआत कब हुई, तो पुराजीवी महाकल्प में हुई। भूमि पर जीवन का विस्तार कब हुआ, पुराजीवियों के अंतिम भाग में हुआ। सरीसृपों ने डायनासोर का युग मध्यजीवी महाकल्प माना जाता है। डायनासोरों का विनाश मध्यजीवी के अंत में हुआ। स्तनधारियों और मानव का विकास नवजीवी महाकल्प में हुआ। ये आपने चीजों को समझ लिया। ठीक है, अब ऐसे आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए आसान सूत्र कि पूरा जल का यानी पूरा जीवी महाकल्प जो है जल में जलीय जीवों का विकास हुआ। मध्यजीवी महाकल्प सरीसृपों का यानी कि सरीसृपों का विकास हुआ। नवजीवन का मानव अपना यानी कि नव महाजीवी कल्प है आपका। ठीक है, उसमें आप देखते हैं वहां पर मानव का विकास हुआ। ठीक है, समय अनुमानित है, वैज्ञानिक शोध के अनुसार इसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो अनुमानतः मैंने इसमें समय को बताया हुआ है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों भारत के भूवैज्ञानिक जो प्रमाण मिले उसके आधार पर कुछ चीजों को हम समझते हैं। देखिए, भारत भूवैज्ञानिक इतिहास बहुत प्राचीन रहा है भारत का।
यहाँ की शैल संरचनाएं, जीवाश्म और जो प्रमाण मिलते हैं वो भारत प्राचीन समय में जो गोंडवाना भूखंड का हिस्सा था ऐसे माना जाता है। गोंडवाना लैंड क्या है और अंगारा लैंड क्या है, इसको लेकर के अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे पृथ्वी थी, ये पृथ्वी थी, पृथ्वी पर दोस्तों जो ये उत्तर वाले भाग हैं जितने भी बने, यहाँ पर आप देखते हैं मैंने कहा था कि मैं उनको समझाऊंगा जो क्या नाम है जिनका मैं नाम भूल गया था, अरे यार जिन्होंने विकास किया है, अरे भले कुछ नाम है उनका भाई साहब का, अरे महाद्वीपों की विस्थापन का सिद्धांत दिया वेगनर महोदय ने, वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया दोस्तों। उस महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में वेगनर साहब ने कहा, क्या कहा उन्होंने कहा कि पृथ्वी पहले क्या थी, इसमें एक ही टुकड़ा था जो है जल स्थल का, इसको कहते थे पैंजिया, ठीक है, पैंजिया कहते थे इसको, ठीक है। और ये जो स्थल जो महासागर था इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया था पैंथालासा, ठीक है। तो पैंजिया और पैंथालासा, पैंथालासा महासागर था, पैंजिया एक स्थल खंड था। यही पैंजिया दो भागों में टूट गया, ऊपर वाला भाग इस तरीके से ये बना अंगारा लैंड, ठीक है। इसको क्या कहा गया, अंगारा लैंड कहा गया दोस्तों, अंगारा लैंड कहा गया। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं पर लारेसिया लिखा हुआ भी मिल जाता है आपको, तो लारेसिया कहो या अंगारा लैंड कहो। और नीचे का जो तमाम सारे स्थलखंड टूट गया और टेथिज भूसन्नति से टूटा, टेथिज सागर बीच में जो रेखा कट के अलग हुई, जिस पतली झिर्री ने इसको तोड़ा उसका नाम था टेथिज सागर, ठीक है, टेथिज सागर कह सकते हैं, टेथिज जल डमरू मध्य टेथिज जो है वो कह सकते हैं। अच्छा, इसमें हुआ दोस्तों ये इसको नीचे वाले को कहा गया गोंडवाना लैंड, क्या कहा गया, नीचे वाले को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया दोस्तों, क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। अच्छा, जितने भी उत्तर मतलब कि आप देखते हैं इस रेखा के, यानी विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश है, पृथ्वी को दो भागों में बराबर बराबर बांटती है, इसके उत्तर में जितने महाद्वीप आपको मिलेंगे वो सारे के सारे दोस्तों अंगारा लैंड यानी लारेसिया के हिस्से, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, जैसे कि यूरोप महाद्वीप, जैसे एशिया का पूरा उत्तरी भाग, जैसे कि ग्रीनलैंड का इलाका, जैसे कि आप देखते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये सारे आप देखते हैं। कुछ अफ्रीका का कुछ हिस्सा मान सकते हैं, अफ्रीका का हिस्सा नहीं मान सकते, कुछ हिस्सा मान सकते हैं ऊपर का, बाकी सारा हिस्सा नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके अंगारा लैंड के हिस्सा है। अब दूसरा जो स्थलखंड रहा ये आगे चल करके टूटा और नीचे के तमाम से दक्षिणी भारत मतलब अपना जो भारत का हिस्सा है पूरा वो बना, ठीक है, दक्षिण भारत का पूरा हिस्सा लगभग में। और उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये नीचे वाले जो हिस्से हैं वो गोंडवाना लैंड से टूटे हुए मतलब की चट्टानों से बने हैं। इन्हीं गोंडवाना लैंड चट्टान में जो भारत का इलाका है वो गोंडवाना लैंड के हिस्से में ही आता है बेसिकली। तो इसी गोंडवाना लैंड के बार बार गोंडवाना लैंड आता है, तो इसी से जो जीवाश्म मिले, यहाँ से जो हमको तमाम प्रकार के जो शोध के अनुसार हमको जानकारी मिली, उसी के आधार पर हम चीजों को बताते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं, ठीक है। चले, तो यहाँ पर दोस्तों गोंडवाना भूखंड की बात की जाए तो बहुत प्राचीन काल में दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल महाद्वीप स्थित था जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया, मैंने आपको बताया। इसे वर्तमान में इससे भारत बना, अफ्रीका महाद्वीप बना, दक्षिणी अमेरिका बना, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और मेडागास्कर की जो भूमि है वो बना, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर, ये सब जो है इस तरीके से पूरा जो है गोंडवाना लैंड के हिस्से, नीचे वाले हिस्से थे, ठीक है, जो पैंजिया का टूटा हुआ भाग था। और ऐसे ही ऊपर वाला भाग टूटा जिसमें ग्रीनलैंड, जिसमें अमेरिका उत्तरी, जिसमें पूरा का पूरा यूरोप, जिसमें पूरा का पूरा उत्तरी एशिया, ये सब महाद्वीप, उसमें जापान वगैरह वाले इलाके सब इसमें शामिल थे, ठीक है, चाइना वगैरह वाले, ये सब उत्तरी जो है गोलार्ध के तत्व थे। यह भूखंड बाद में टूटा, दक्षिण अमेरिका इधर आ गया, अफ्रीका नीचे कट करके आ गया, कुछ भारत का हिस्सा अफ्रीका में रह गया, अंटार्कटिका नीचे चला गया, ऑस्ट्रेलिया उधर निकल गया। तो चूंकि ये प्लेट जो तमाम सारी प्लेटों के मैं बारे में बताऊंगा, प्लेट किस तरीके से प्लेटें गति करती हैं, पूरा चीजों में आपको समझाऊंगा। तो वहां पर प्लेटें गति करती हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट पर जो है सरकती है, एक दूसरे से टकराती है, प्लेटों के टकराने से पर्वतों का निर्माण होगा, प्लेटों के खिसकने से घाटियों का निर्माण होगा, ऐसे तमाम सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। समुद्र, जैसे ये दो प्लेटें हैं, दक्षिण अमेरिका की प्लेट है, अफ्रीका प्लेट, ये उधर चली जाए इधर चलिए तो बीच में इलाका समुद्र वाला भर जाएगा, ठीक है। भारत इधर निकल गया, बीच का इलाका जो है खाली हो गया, अरब सागर बन गया, इधर नीचे अंटार्कटिका नीचे चला गया, हिंद महासागर बन गया, ऑस्ट्रेलिया उधर निकल गया, प्रशांत महासागर बीच में खाली हो गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं ये सब अलग होते गए, करोड़ों वर्ष पहले सब अलग हो गए। फिर उसके बाद में दोस्तों फिर क्या हुआ, भारत गोंडवाना लैंड का उत्तरी भाग था, ये बात आप ध्यान रखेंगे,
और इस तरीके से यहाँ से तमाम सारी चीजें हमको मिली, तमाम सारे जीवाश्म हमको मिले। जीवाश्म के प्रमाण जो भारत में मिले, भारत में पाई जाने वाली कुछ विशिष्ट वनस्पतियों और जीवों के जीवाश्म गोंडवाना लैंड के देशों में आपको मिलेंगे। जैसे आप अफ्रीका महाद्वीप जाएंगे, दक्षिण अमेरिका जाएंगे तो आपको, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो आपको भारतीय चीजें कुछ मिलेंगी। जैसे कि मेसोजोरस की कुछ चीजें हमको भारत से मिली है, ग्लोसाप्टेरिस ये मिला हुआ है, ठीक है, और लिट्रोसारस ये सब मिला, मतलब कि ये जो तमाम सारे जीवाश्म है, इन सभी जीवाश्म हमको मिले हुए हैं, ठीक है। इन सभी के, इनकी पद्धति कार्बन डेटिंग से निकाला गया और इसका उम्र निकाला गया। ये समान जीवाश्म बताते हैं कि कभी ये सभी भूभाग एक साथ जुड़े हुए थे। चूंकि आजकल जो भी वनस्पतियां, जो भी पुरानी चीज मिल रहे हैं भारत में, वो अफ्रीका महाद्वीप में भी मिल रहे हैं, वो आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिल रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि सभी महाद्वीप पहले आपस में जुड़े हुए थे ये लोग, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। उदाहरण के रूप में समझे, जैसे ग्लासोप्टेरिस नामक पौधे के जीवाश्म भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में पाए गए। ये आप देखते हैं, ये पौधे, ये जो है, इसके जो है चीजें मिली हमको। जैसे मेसोजोरस नामक सरीसृप का जीवाश्म है, ये एक सरीसृप प्रजाति है जो पहले हुआ करती थी, अब नहीं है, जैसे डायनासोर टाइप के होते थे, ठीक है। तो सरीसृप के जीवाश्म भारत और अफ्रीका में समान रूप से मिले हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है लिस्ट्रोसारस नामक जीव के जीवाश्म इन देशों में पाए जाते हैं। जो देश किसके हैं? जो देश बेसिकली गोंडवाना लैंड के हिस्से थे, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में हम समझ रहे हैं, इसलिए चीजों को बताते हैं। अच्छा, सेल संरचना भी आपको समान मिलेगी। रॉक स्ट्रक्चर एविडेंस जो मिला हमको, भारत की बहुत पुरानी सेल संरचनाएं, विशेष करके गोंडवाना शैलें अन्य गोंडवाना देशों की सेल संरचनाओं से मिलती जुलती हैं। जैसे गोंडवाना समूह की सेलों में बलुआ पत्थर, सेल, कोयला की परतें, ये सब पाई जाती हैं। भारत के दामोदर घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार में गोंडवाना शैलें मिलती हैं। आप जब देखते हैं भारत का अगर सेल का चित्र देखेंगे तो ऊपर जब आप देखेंगे तो बलुई मिट्टी, तो बलुई सेल आपको मिलेगी, बलुआ पत्थर मिलेगा ऊपर। फिर सेल से नीचे जाएंगे तो काली सेलें आपको दिखेंगी। फिर और नीचे खुदाई करेंगे, कोयला की परत आपको मिलेगी, एकदम से बिल्कुल ब्लैक ब्लैक, जो आपको यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिख नहीं रही है, कोयला की परत मिलेगी। फिर आपको ये चूना पत्थर मिलेगा ऊपर, फिर ठीक है, फिर आपको ग्रेनाइट की सेलें तमाम सारी मिलेंगी। तो इस तरीके से ये जो सेलें की, जो सेल का जो क्रम है, ये भारत में नहीं बल्कि आपको अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, सब में मिलेंगी। यानी कभी ये आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। तो ये हमको किससे पता चलता है? भू वैज्ञानिक कालमापी से ही पता चलता है। और आगे चल करके जब हम जो है पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो आपका वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत में देखूंगा और उसमें पूरी जानकारी दूंगा गोंडवाना और अंगारा लैंड के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अन्य भूगर्भीय साक्ष्य की बात की जाए तो जैसे हिमानी अवसाद ग्लेशियर डिपॉजिट के प्रमाण भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका में समान रूप से मिलते हैं। परिमाई काल लगभग में 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व में हिमयुग आने के साक्ष्य इन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा और सेल संरचनाएं भी आपस में मेल खाती हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं भूगर्भीय साक्ष्य मिलते हैं, कभी न कभी ये सब आपस में इकट्ठा जुड़े रहे होंगे, इसके प्रमाण मिलते हैं। निष्कर्षता कह सकते हैं कि इन सभी प्रमाणों से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में भारत गोंडवाना भूखंड का हिस्सा था। समय के साथ यह भूखंड टूट करके अलग हो गया और अलग अलग महाद्वीपों से विभाजित हो गया और भारत अपनी वर्तमान स्थिति में आ गया, ठीक है। क्योंकि प्लेटों के तमाम सारी गतियां करती प्लेटें, इस वजह से सब चीजें हो गई। अब पृथ्वी की आपने उत्पत्ति समझ ली, पृथ्वी पर तमाम सारे जीवों की उत्पत्ति समझ ली, लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है, इस चीज को आज की वीडियो के माध्यम से इसको भी हम समझेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पृथ्वी के अंदर क्या है, अगर पृथ्वी पर एक गड्ढा खोदा जाए तो उस गड्ढे में हमको क्या मिलेगा, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे चीज की बात की जाए, पृथ्वी के महाद्वीपों की मोटाई और महासागरों के नीचे दोस्तों कम से कम मान सकते हैं बहुत लंबा जो है बाहरी भाग है। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है भूपर्पटी। भूपर्पटी की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे 30 से 70 किलोमीटर के आसपास आपको केवल भूपर्पटी दिखती है, यानी ये छोटा सा हिस्सा भूपर्पटी, मतलब मान लेते हैं ये पृथ्वी हमारी है और इस पृथ्वी का हमने काट करके निकाला तो ये भूपर्पटी का हिस्सा मात्र इतना रहता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से, और महासागरों के नीचे 5 से 10 किलोमीटर, ठीक है। यह ठोस और कठोर चट्टानों से बनी होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इस परत को सियाल कहा जाता है, SIAL कहा जाता है, ठीक है। इसके नीचे आप देखते हैं ये वाली इलाका यहाँ पर सीमा रहती है, यानी कि SIMA, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता रहती है। फिर इससे नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा, क्या नाम है दोस्तों, निफ है, यानी
या फिर निकल और फेरस की अधिकता मिलेगी। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम आगे चल करके समझेंगे। भूकंपीय तरंगों की गति जो होती है सबसे पहले कहां पर मिलती है? ऊपर वाले इलाके में, यानी कि भूपर्पट्टी पर। यही भाग जीवन के लिए उपयुक्त होता है, भूपर्पट्टी। आप नीचे नहीं रह सकते। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाने का प्रयास ये करता हूं दोस्तों, कि जैसे कि इसकी खुदाई कैसे की गई। आप देखते हैं पृथ्वी को, अगर आप देखिए, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है पूरा। पृथ्वी का केंद्र दोस्तों यह है। अब यहां पर हम लोग मान लेते रहते हैं, यहां पर मनुष्य रहता है। यहां से अगर हम इसकी खुदाई करें दोस्तों तो यहां तक आएंगे। इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है 6371 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 6371 किलोमीटर। अगर आप अभी जहां पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, यहां से पृथ्वी खुदाई करना शुरू कर दें और यहां से खुदाई करते रहें 4-5 जन्म बीत जाए आपका खुदाई करते करते, 6371 किलोमीटर गड्ढा जब आप खोद पाएंगे, तब दोस्तों जाकर के आप यहां तक पहुंचेंगे, इस गड्ढे तक। और अगर आपको पृथ्वी के इस पार से इस दूसरे पार तक जाना है, तो पूरे गड्ढे की जो मोटाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यानी इतनी की लंबाई कितनी होगी? 6371। चाहे जहां से आप खोदेंगे पृथ्वी को, यहां से खोदिएगा, यहां से खोदिएगा, नीचे से खोदिएगा, तो 6371, यानी पृथ्वी को अगर एक वृत्त माने तो वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। आपने बचपन में कक्षा 10 में, 11 में पढ़ा होगा, 12 में। तो वृत्त की त्रिज्या, यानी कि इधर 371, इधर 6371, इधर भी, यानी पूरी मोटाई पृथ्वी कितनी है? यहां से लेकर के अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के अंदर बिल्कुल केंद्र में दब जाए, तो यहां से निकलने के लिए इसको 6371 किलोमीटर की दूरी चाहे जिस दिशा में चलेगा तय करनी पड़ेगी। ठीक है। अब दोस्तों अगर इस पार से हमको, आप बहुत लोग सोचते होंगे कि भाई देखो ये पृथ्वी है, इसे पृथ्वी को मैं आपको दिखाता हूं, यह पृथ्वी है अपनी। इस पृथ्वी को दोस्तों, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर यहां कोई व्यक्ति है, यहां से कोई व्यक्ति गड्ढा करे, यहां पर बीच तक आते आते उसको 6371 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और अगर उसी सीधाई पर नीचे चला जाए तो फिर 371 गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहां पर आप जोड़ दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए इसको। ठीक है, 2 एक 2, 7 दूनी 14, 4 हासिल है 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 6 दूनी 12, 12,742 किलोमीटर। अगर एक तरफ से यहां से कोई व्यक्ति यहां से चले, ठीक है, हम कहते हैं कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के अपोजिट है, तो भारत में अगर आप भारत से यहां से गड्ढा करना शुरू करें, और अमेरिका चूंकि अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पर भारत है अपना, यहाँ पर अमेरिका, इस हाथ में ये अमेरिका है, ये वाला, ठीक है, ये वाला भारत है। यहां से खुदाई करेंगे और इधर निकलने के लिए आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 12,742 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या दोस्तों अगर बात की जाए, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या दोस्तों आपकी है 6371 किलोमीटर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भूपर्पटी दोस्तों 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर दूरी तक होता है। ठीक है, ये जो इलाका है, ये भूपर्पटी का इलाका, इतना मात्र। फिर उसके अंदर जाएंगे तो मेंटल मिलेगा आपको, इस तरीके से दहकता हुआ अग्नि की भांति, ये वाला मेंटल कहलाता है। मेंटल 2900 किलोमीटर तक का इलाका, 70 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक इलाका आपका मेंटल कहलाता है ये। ठीक है, फिर बाह्य क्रूड आता है 5100 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर का इलाका आंतरिक कोण कहलाता है, ये वाला इलाका, ये यहां से यहां तक का इलाका, ये वाला। ठीक है, ये वाला इलाका। और वहीं पर अगर हम थोड़ा सा और चीजों को समझें, और जो एकदम लाल लाल दिख रहा है, ये वाला ललका वाला, ये एकदम आंतरिक कोण, एकदम बिल्कुल ठोस मात्रा में है। ठीक है, ये आंतरिक कोण है। ये दोस्तों 5150 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर की एक जो परत है, वो आपको सबसे अंदर मिलेगी। कुल मिलाकर के भूपर्पटी से यहां से अगर शुरू करें खुदाई करना, तो 6371 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको बीच वाला ये मिलेगा, अंदर एकदम मेन सेंटर पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये आपने चीजों को समझा। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा, एक समय की बात है, रूस के वैज्ञानिकों के दिमाग में एक चीज आया कि भैया क्यों ना पृथ्वी की खुदाई करी जाए। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पता लगाने के लिए रूस के काफी वैज्ञानिकों ने, बहुत सारी वहां की सरकार ने सोचा कि एक ऐसी मशीन तैयार करते जो खुदाई करे, और उस मशीन से खुदाई करना पृथ्वी की स्टार्ट की, ताकि इसकी रियल लोकेशन कि पृथ्वी के अंदर है क्या क्या, इसकी पूरी खुदाई करके ही हम पता लगा लेंगे, रिसर्च कर लेंगे। क्योंकि जिज्ञासा जो है बहुत ज्यादा हो रही थी वैज्ञानिकों को। अब वैज्ञानिक लोग भैया लग गए खुदाई करने में, खूब खुदाई किए, खूब खुदाई होनी शुरू हो गई भैया, खूब मेहनत के, दिन रात लगातार काम चलता रहा।
15 या 16 किलोमीटर तक खुदाई करते करते पता नहीं कितनी मशीनें गल गई उसके अंदर, और पता नहीं, यानी कि ये भूपरपट्टी वो नहीं छेद कर पाए, भूपरपट्टी का एक हिस्सा भी नहीं कर पाए। और पूरी मशीनें जो लोहा, जितना भी बड़े बड़े कठोर से कठोर धातु का जितनी भी मशीनें बनी थी, जो खुदाई करने वाली मशीन है उसके नट पुर्जे सब उसी में गल करके खत्म हो गए और कुछ प्रभाव नहीं निकला। मात्र 15 किलोमीटर तक या 16 किलोमीटर तक खुदाई संभव हो पाई और उसके बाद में खुदाई संभव नहीं हो पाई। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पता लगाने का जो ये खुदाई वाला सिस्टम वाला जो है व्यवहार था, ये बिल्कुल इनका समाप्त हो गया। तो ये भी दोस्तों भूपरपट्टी सबसे ऊपर है, जो मैंने आपको बताया भूपरपट्टी सबसे ऊपर है, सबसे बाहरी भाग होता है। यहाँ पर आप देखिए भूपरपट्टी का इलाका, ये वाला इलाका, ये ठीक है, ये वाला इलाका भूपरपट्टी का इलाका है। ठीक है, आप इसको समझने का तो क्लियर हो रहा होगा, समझ रहे होंगे। जो ब्लैक वाला मैंने कर दिया ब्लैक, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जहां पर पेड़ पौधे हैं, हम लोग रहते हैं। इसकी मोटाई दोस्तों कितनी है? इसकी मोटाई है आपकी 5 से 7 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, ये मोटाई महाद्वीपों में दोस्तों ये 5 से 70 किलोमीटर तक। ठीक है, बेसिकली 5 से 10 किलोमीटर अगर महासागरों के आसपास खुदाई करेंगे तो वहां पर मिलेगा, लेकिन 30 से 70 किलोमीटर आप मान करके चलो कि ये महाद्वीपों पर ऊपरी तरह से खुदाई, यानी 70 किलोमीटर तक का जो इलाका है भूपरपट्टी कहलाता है। इस पे ठोस और कठोर चट्टानों से बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता है, इसीलिए इसी भूपरपट्टी को सियाल कह दिया जाता है शॉर्ट में। ठीक है, सियाल। स्वयस नाम के मनोवैज्ञानिक एक जो है रसायन वैज्ञानिक है, उन्होंने रसायन के आधार पर चीज को बांटा, तो उन्होंने चीज को बता दिया था। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता है। भूकंपीय तरंगों की गति जो है सबसे अधिक यहीं पर आपको दिखाई पड़ती है, इसलिए चूंकि यहाँ पर आप देखते हैं एकदम से ठोस चट्टाने हैं। फिर उससे अंदर तो यही भाग जीवन के लिए उपयुक्त है। अब दूसरा भाग है आपका मेंटल। मेंटल की अगर बात की दोस्तों, तो भूपरपट्टी के बाद आता है मेंटल। मेंटल की अगर बात की तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, मेंटल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये मेंटल है। ठीक है, मेंटल आपको ये वाला इलाका जो है, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये इलाका जो आपको दिख रहा है, ये ब्लैक जो मैंने कर दिया। ठीक है, ये पूरा इस इलाका से पूरा गोल गोल चला जाएगा, ये आपका होता है मेंटल। 2900 किलोमीटर तक इलाका है, भूपरपट्टी के नीचे मेंटल स्थित है, जिसकी गहराई दोस्तों कितनी है? जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक। कहां से? 70 किलोमीटर से लेकर के, 70 किलोमीटर यहां से लेकर के यहां तक, 70 से लेकर के 70 किलोमीटर, 70 km से लेकर के दोस्तों 2900 किलोमीटर तक की जो गहराई है उसको जानते हैं मेंटल के नाम से। इसमें मैग्नीशियम और आयरन यानी कि Mg और Fe युक्त सिलिकेट चट्टानें बनी होती हैं। इसको दोस्तों सीमा कहते हैं, सीमा। ठीक है, सीमा इसलिए इसको कहते हैं, SiMa कहा जाता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है यहाँ पर। ठीक है, ऊपरी मेंटल ठोस होता है परंतु दीर्घ काल में धीमे धीमे बहने वाले अर्ध दरों की भांति व्यवहार करता है, इसी को मैग्मा कहते हैं। मैग्मा जो दोस्तों निकलता है जब ज्वालामुखीयता की क्रिया होती है, उस क्रिया के दौरान जो हमको लावा या मैग्मा जो होता है वो निकलता हुआ दिखाई देता है, वो यहीं से मैग्मा निकलता है, मेंटल से ही मैग्मा निकलता है। और जब बाहर निकलता है वहां से गैसें अलग हो जाती हैं और पृथ्वी पर बह जाता है, तब उसको लावा कहा जाता है। आगे चल करके आप ज्वालामुखी के बारे में भी पढ़ेंगे तो मैं चीजों को समझा दूंगा। गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव बढ़ता जाता है, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते रहेंगे मेंटल में, वैसे दबाव पृथ्वी का जो कि बढ़ेगा। जब दबाव बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ता जाएगा। तापमान के बढ़ने से दोस्तों, दबाव बढ़ने से चीजें पिघलती हुई भी नजर आपको आ सकती हैं। मेंटल के कारण ही ज्वालामुखी, भूकंप और पर्वत निर्माण जैसी प्रक्रियाएं कहां पर होती हैं? मेंटल से ही ज्वालामुखी का मैग्मा निकलता है बाहर, इसी में हलचल होने से भूकंप आते पृथ्वी पर, मेंटल में से ही। ठीक है, और यहीं से भूकंपीय तरंगे बाहर निकल सकती हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों यहीं से पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसी मेंटल में हलचल की वजह से होती है। अगला होता है दोस्तों, मेंटल के बाद में होता है आपका मतलब कि क्रोड। क्रोड को दो भागों में बांटते हैं, आंतरिक क्रोड और जो है बाहरी क्रोड। आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड की अगर बात की दोस्तों, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं आंतरिक क्रोड जो पृथ्वी के एकदम से अंदर का इलाका है, 5150 किलोमीटर का इलाका मान सकते हैं इसको, 2900 से लेकर के, और 5150 से 6371 किलोमीटर तक इलाका आंतरिक क्रोड माना जाता है। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। विशेषताओं की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पृथ्वी का कुल त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर की है। भूपरपट्टी मेंटल, सिलिकेट परत यानी सियाल और सीमा से मिलकर के बनी है। पृथ्वी का लगभग 83% भाग मेंटल का है, 17% भाग भूपरपट्टी का है और क्रोड का मिला करके है। तापमान गहराई के साथ साथ औसतन 3 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से घटता रहता है। ठीक है, मतलब बढ़ता है, तापमान गहराई के साथ साथ बढ़ेगा। मतलब कि जैसे आप खुदाई करेंगे, 1 किलोमीटर अगर आप गहरे गड्ढे में खुदाई करते जाएंगे, आपको 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाएगा। गुरुत्वाकर्षण व दबाव के कारण से गहराई में पदार्थ अधिक घना और ठोस होता रहता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पता लगाने के लिए कई सारे पैतरे आजमाए गए, लेकिन सारे पैतरे सफल नहीं हुए।
इसमें केवल पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो है भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के अंदर ठोस और द्रव को पता लगाना कि ठोस कहां पर है और कहां पर द्रव है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है कि भूपर्पटी जो है वाली परत जो कठोर है, मेंटल सबसे अधिक मोटा है और इसमें तापमान लगभग में 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। मेंटल की गतिविधियों की वजह से महाद्वीपीय विस्थापन होता है, यानी महाद्वीप जो वेगनर महोदय आगे चल करके बताएंगे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो मेंटल में चूंकि मैग्मा है, मैग्मा अर्ध तरल अवस्था में है, यानी आधा तरल आधा ठोस अवस्था में है, इसलिए ऊपर की जो भूपर्पटी की प्लेटें हैं, जैसे नजका प्लेट है, जैसे अपलेशियन प्लेट है, जैसे यूरेशियन प्लेट है, जैसे इंडियन प्लेट है, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जैसे अफ्रीकन प्लेट है, ये प्लेटें एक दूसरे मतलब ये प्लेटें दोस्तों तैरती किस पर है? ये प्लेटें इसी जो है मेंटल पर तैरती हैं और मेंटल में जब भी कोई हलचल होगी तो प्लेटें आपस में इधर उधर हो जाएंगी, महाद्वीपों का विस्थापन हो जाएगा। जैसे भारत जो था पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ करता, दक्षिणी भारत, उसमें मेंटल में हलचल हुई तो वो सरक करके आकर के यहाँ पर आकर के उत्तरी भारत से जुड़ा, इससे हिमालय पर्वत जो है ऊपर निकल गया। ठीक है, ये सब चीजें आपको बताऊंगा भूकंप निर्माण के समय। ज्वालामुखी और भूकंप उत्पन्न होते हैं इसी वजह से। ठीक है, जब मेंटल में जो है भूपर्पटी पर जो प्लेटें हैं वो तैरने लगती तो इसकी वजह से चीजें होती हैं। अब यहाँ पर चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए बाह्य करोड़ में दोस्तों गहरा भाग है, आयरन और निकल पाया जाता है, द्रव अवस्था में है ये, लेकिन जो आंतरिक करोड़ है वो दोस्तों सबसे अंदर वाला इलाका है, इसमें आयरन और निकल की मात्रा खूब होती है और ठोस अवस्था में बिल्कुल है ये। ठीक है, और भूपर्पटी ठोस अवस्था में है और एकदम से लास्ट वाला ठोस अवस्था में है। मेंटल जो है दोस्तों ठोस परंतु अर्ध द्रव अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था में है, इसी में जो है दोस्तों ठोस वाली परतें तैरने लगती हैं कभी कभी। इसी से क्या होता है, महाद्वीपों का विस्थापन होता है। ठीक है, महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरक करके चले जाते हैं। द्रव अवस्था में कौन है दोस्तों? द्रव अवस्था में आपका बाह्य करोड़ द्रव अवस्था में है और ठोस जो है आपका आंतरिक करोड़ है। भूकंपीय तरंगों के माध्यम से इन चीजों का पता लगाया गया। अब दोस्तों थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं, करोड़ के बारे में समझते हैं, क्योंकि दूसरा पार्ट आप समझते हैं। करोड़ की विशेषता मैंने आपको नहीं बताया था। करोड़ क्या है? पृथ्वी का सबसे भीतरी और घना भाग है। करोड़ मुख्यतः निकेल यानी कि और लोहा यानी फी और यनाई से बना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, निफे कहा जाता है। सियाल सीमा आपने पढ़ लिया, अब निफे आप पढ़िए। निफे माने क्या होता है? निकल और फिर लोहा, ये बहुत कठोर होता है तो इसी से मिलकर के बना है। इसका तापमान बहुत अधिक होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, इसीलिए इसका जो बाहरी करोड़ है यहाँ ये पिघल जाता है, एकदम से द्रव अवस्था में ये बन जाता है। ठीक है, लेकिन आंतरिक करोड़ जो होता है ये एक प्रकार से ठोस अवस्था में, चूंकि इसी तरल का दबाव भी इस पर बन जाता है, पूरी पृथ्वी का दबाव जाकर किसी करोड़ पर बनता है, इसलिए सबसे जो घना इलाका है वो यही इलाका होगा, एकदम से घन वाला। जैसे मान लेते हैं अगर जो सबसे नीचे किसी व्यक्ति को दाब दे तो उसके ऊपर कम से कम करोड़ों व्यक्ति को लाद दे तो सबसे नीचे वाला व्यक्ति जो होगा, ये तो पृथ्वी के दबाव नीचे से उधर से वो दबाव तो एकदम से चपक जाएगा, एकदम से इसको कह सकते हैं पचनी हो जाएगा, तो ऐसे एकदम से बटुर जाएगा। इसी को कहते हैं घनत्व। सबसे अधिक घनत्व यहाँ पर होगा, घनत्व सबसे अधिक घनत्व जैसे समझते हैं। घनत्व को आपको समझाने का मैं अगर ट्रिक अगर आपको बताता हूं, जैसे घनत्व क्या होता है दोस्तों, अगर मैं घनत्व को समझाने का प्रयास करूं तो मेरे पास कुछ उदाहरण नहीं मिल रहा है जिसको मैं घनत्व के रूप में आपको समझा पाऊं। जैसे मान लेते दोस्तों ये रुमाल है, ये रुमाल का आयतन अभी देखिए बड़ा लंबा चौड़ा इसी प्रकार से इसका द्रव्यमान फैला हुआ। ठीक है, इसका घनत्व कब हो जाएगा? घनत्व इसका वही ज्यादा है। ठीक है, तो घनत्व कम है, कम घना है रुमाल क्योंकि फैली हुई है, इसका घनत्व देखो बढ़ रहा है, घनत्व यानी घनी चीजें बढ़ रही है। इसके जो 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 इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, प्रोटॉन्स वगैरह जो कम चीजें मतलब जो इसके आयरन मतलब चीजें हैं वो बटुर रहा है, एकदम से सिकुड़ रहा है। जितना सिकुड़ेगा, जितना भी कोई चीज सिकुड़ रहा है उतना ही घनत्व उसका बढ़ रहा है, यानी कि ये घनी हो गई। जितना ही कोई चीज घना होगा उतना ही छोटा होता चला जाएगा। एक कांच की गोली दोस्तों बहुत वजन में ज्यादा होती है लेकिन वो घनी होती है, लेकिन वहीं पर आप देखते हैं एक रुई का फावा जो होता है बहुत अधिक होता है लेकिन वजन में कम होता है, तो वही से वैसे मान लीजिए इसका घनत्व जो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये घना अब देखिए इतना सिमट गई लेकिन इसका घनत्व कम हो जाएगा, यानी कि ये घनी कम है, इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीजें? ये चीज आपको यहाँ पर जाननी पड़ेगी जो मैंने आपको समझाई। अब तो करोड़ ये होता है, इसका करोड़ दो भागों में बांटते हैं, बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़। बाह्य करोड़ तरल अवस्था में है, आंतरिक करोड़ ठोस अवस्था में है। यह करोड़ बाह्य करोड़ द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट है ये। इसकी मोटाई लगभग 2250 किलोमीटर के आसपास है, 2900 से लेकर के मतलब 2900 से लेकर के 5150 किलोमीटर के आसपास का इलाका, 2250 किलोमीटर की मोटाई इसकी है। इसका मुख्य तत्व लोहा और निकल है। द्रव होने के कारण से यह घूर्णन करता है और इसी से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यहीं से उत्पन्न होता है, क्योंकि ये घूर्णन करता है द्रव अवस्था में, इसलिए ये घूर्णन करता है, अपने अक्ष पर इधर उधर घूमता रहता है। यहाँ पर पी तरंगों की गति कम हो जाती है और यस तरंगे यहाँ से नहीं गुजर पाती, क्योंकि यस तरंगे जो सेकेंडरी तरंगे होती हैं भूकंप की, वो द्रव अवस्था से नहीं गुजरती हैं। अब जब नहीं गुजरती हैं, इसीलिए पता चल गया कि यह अवस्था जो कि यहाँ से गुजर के इधर से निकल जाती है, इधर से निकल गई, ठीक है, यहाँ पर नहीं गुजरती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्रव अवस्था है और जो यस तरंगे हैं द्रव में नहीं गुजरती हैं, ठीक है। इस तरीके से भूकंप की तरंगों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। आंतरिक क्रोड क्या है दोस्तों? यह ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट है। इसका व्यास लगभग 1220 किलोमीटर के आसपास का है। मुख्यतः लोहा और निकल पाया जाता है। बहुत अधिक दबाव के कारण से अत्यधिक गर्म होते हुए भी यह ठोस अवस्था में रहता है। यहाँ पर पी तरंगे पुनः गति पकड़ लेती हैं। जो पी तरंगे हैं वो गति पकड़ लेती हैं, सबसे घना भाग है, इसलिए यहाँ पर पी तरंगे भी दिखाई पड़ती हैं। भूकंपीय तरंगों से जानकारी मिलती है, चूंकि भूकंपीय तरंगों से जो जानकारी हमको मिली वही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की सबसे बेस्ट जानकारी है। पी तरंगे प्राइमरी वेव्स तेज होती हैं, तेज स्वभाव वाली होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, संकुचन इनका प्रसार होता है। कहां से गुजरती हैं ये दोस्तों? पी तरंगे दोस्तों, अगर पी तरंगे भूकंप की तरंगे छोड़ी जाती हैं तो ठोस से गुजरती हैं, द्रव से गुजरती हैं और गैस, सभी में गुजरती है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस। पी तरंगे तीनों में से गुजरती हैं। पृथ्वी के सभी भागों, भूपर्पटी, मेंटल, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड के बारे में जानकारी देने के लिए पी तरंगे सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। कैसे पता चलता है कि कहां पर ठोस है, कहां पर द्रव है? क्योंकि जब पी तरंगे सभी जगहों से गुजर जाएंगी तो हम जानकारी पता नहीं कर पाएंगे कि कहां से कौन सी तरंगे गुजर रही, कहां से कौन सी तरंगे नहीं गुजर रही हैं। अब ये तरंगे जो होती है धीमी गति वाली होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, कतरनी तरंगे होती हैं। ये केवल ठोस पदार्थों से गुजरती हैं। अब जहां जहां से यह तरंग गुजरती है पृथ्वी के अंदर, वहां से हमको पता चल जाता है कि वहां पर ठोस पदार्थ है। और जहां से नहीं गुजरती है, इसका मतलब वो तो तरल अवस्था में है या फिर अर्ध तरल अवस्था में है, ठीक है। इन्हें बाह्य क्रोड से नहीं गुजरने पाती है। इससे पता चलता है कि बाह्य क्रोड जो है द्रव अवस्था में, चूंकि बाकी तक जगहों से थोड़ी बहुत गुजरती है। और चूंकि आप देखते हैं जो अर्ध तरल अवस्था में आपका मैग्मा वाला इलाका है, यानी मेंटल इलाका, वहां से भी गुजरती है, लेकिन कम मात्रा में दिखाई पड़ती है। जब कम मात्रा में दिखाई पड़ती है, इसीलिए हम कह देते हैं कि वहां पर अर्ध तरल अवस्था में है। जहां से नहीं दिखाई पड़ती यानी वो द्रव अवस्था में पूरा है, पूरा तरल अवस्था में है। और जहां पर जब से बढ़िया से दिखाई पड़ती है इस तरंगे, वहां पर इसका मतलब है कि ठोस अवस्था है। तो इस तरीके समझे, यह तरंगे बाह्य क्रोड से नहीं गुजरती हैं, इसलिए बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में है। पी तरंगे आंतरिक क्रोड से होकर के पुनः आती हैं, इसलिए आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है, क्योंकि पुनः वहां पर दिखाई पड़ती हैं, बीच में लुप्त होकर के। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान हमको हो पाया है। उससे पहले ताप, दाब, इन सभी की जानकारी मिलती थी, वो बिल्कुल सटीक नहीं थी। भूकंपीय तरंगों से जानकारी, भूकंप के समय उत्पन्न तरंगों से पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी मिलती है। मुख्य दो प्रकार की, पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे, यस तरंगे, द्वितीयक तरंगे कही जाती है। इन तरंगों की गति, दिशा और व्यवहार से पता चलता है कि कौन सा भाग ठोस है और कौन सा भाग द्रव है। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि क्रोड का तापमान लगभग में 4000 डिग्री से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पृथ्वी का सबसे घना भाग आंतरिक क्रोड ही होता है। बाह्य क्रोड के द्रव होने के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो आंतरिक क्षेत्र है उसमें जो बाह्य क्रोड है वो द्रव अवस्था में है और वहां पर घूर्णन होता है। उसी घूर्णन की वजह से चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी पर, ठीक है। चुंबक, साउथ पोल मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है पृथ्वी पर, वो इसी से उत्पन्न होता है, ठीक है। अब भूकंप का स्रोत, मान लेते भूकंप का स्रोत यहाँ पर है, ठीक है। पी तरंगे दोस्तों यहाँ से गुजरी और यहाँ पर जाकर के भूपर्पटी से, ठीक है। यहीं पर आप देखते हैं जो है, यहाँ से आप देखते हैं और भी चीज आप देखते हैं, बाह्य क्रोड, ठीक है, आंतरिक क्रोड, मेंटल। यहाँ से जो है अगर भूकंप की तरंगे गुजारी जाती पृथ्वी पर तो जो भूपर्पटी वहां से निकल जाएगी, ठीक है। मेंटल से कुछ मात्रा कुछ कम दिखेंगी, डाटेड दिखेंगी, यानी वहां पर अर्धतरल अवस्था में है, कहीं पर दिखेंगी ही नहीं। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इस तरंगे तो मतलब नहीं गुजर पाती कुछ चीजों से, मतलब तो ये इस तरीके से क्लियर हो, जहां से इस तरंगे नहीं गुजरती यानी वहां पर तरल अवस्था में है, जहां से डॉटेड में यानी कि कम कम थोड़ा सा दिखाई पड़ती वहां पर अर्ध तरल है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। यानी पृथ्वी का आंतरिक क्रोड दोस्तों बिल्कुल घना है यानी ठोस है, ठीक है। बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में, यहाँ से यह तरंगे नहीं गुजरती हैं। मेंटल दोस्तों अर्ध तरल अवस्था में, यहाँ पर जब यह तरंगे गुजरती है तो डॉट डॉट करके गुजरती है, यानी कम दिखाई पड़ती है थोड़ा सा। भूपर्पटी एकदम से ठोस अवस्था में ये भी है, ठीक है, ठोस ये है और ये आपका अर्ध तरल अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था में है। तो आप यहाँ पर चीजों को समझ पा रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आपको बहुत ही बारीकी के साथ सरल शब्दों में आपकी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अब दोस्तों इकाई संख्या 1 के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में फिर से आप देख लीजिए। आपने सौर मंडल के बारे में पढ़ा, पूरे जो है यूनिट का रिकॉल करते हैं। आपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा,
सूर्य भगवान जो है एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है दोस्तों, और सूर्य से जो है चारों तरफ जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं। सबसे नजदीक सूर्य से ग्रह कौन सा? बुध है। बुध के बाद में शुक्र है। शुक्र के बाद में पृथ्वी अपनी जहां पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी के बाद में मंगल है। शुक्र और पृथ्वी जो है एक दूसरे की जुड़वा बहनें कही जाती हैं। ये आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रहों में दोस्तों 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी से मंगल के बाद में बृहस्पति आता है, बृहस्पति के बाद शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे दूर पृथ्वी से मतलब सूर्य से कौन सा ग्रह है सबसे दूर? वरुण सबसे दूर ग्रह है। पूरा मैंने आपको समझा था। प्लेटो 2006 से पहले या और उससे पहले दोस्तों ये जो है ग्रह की श्रेणी में था प्लूटो, जिसलिए 9 ग्रह कहा जाता था। हमारे जो वेदों में या हमारे जो पुराणों में जो मंत्र मिलते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरुर्ज शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, जो नवग्रह मंडल का वो मिलता है, 9 ग्रह बताए गए थे। लेकिन अब एक ग्रह खत्म हो गया, प्लूटो, यानी जिसको बहुना ग्रह घोषित कर दिया गया है। यह एक प्रकार से हटा दिया गया, क्योंकि ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता था। ये दूसरी ग्रह की कक्षा में भ्रमण करने लगता था। ग्रह उसी को कहते हैं जो कि एक निश्चित कक्षा में निश्चित समय में सूर्य का चक्कर लगाते, वो ग्रह कहलाते हैं। और इन्हीं ग्रहों के जो है चारों तरफ घूमते हैं उपग्रह। जैसे पृथ्वी चंद्रमा का उपग्रह है। ठीक है, मतलब सॉरी, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। तो इस तरीके से आपने सोलर सिस्टम पूरा समझा था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपने समझ लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, और पूरा कल्प महाकल्प के बारे में आपको मैंने समझा दिया। पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के तमाम सारे सिद्धांत मैंने बताए थे। निहारिका सिद्धांत, ठीक है, ब्रह्मांड में फैली गैस और धूल का विशाल बादल था, निहारिका कहते थे उसको, संकुचित होकर के घूमने लगा और इससे सूर्य और ग्रह के छल्ले बनते चले गए। ज्वारीय सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार किसी तारे के पास से गुजरने पर सूर्य से पदार्थ निकल करके एक लंबी ज्वारीय पूंछ सा बन गया, और वही ज्वारीय पूंछ जो एक मतलब सूर्य था पहले, सूर्य के आसपास से एक बहुत बड़ा सूर्य के जैसा ही एक तारा बगल से निकला। इसका जो है इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण था कि इसने सूर्य से तमाम सारी चीजों को अपनी तरफ खींच लिया। सूर्य से तमाम सारे प्रोडक्ट निकले और बाहर ऐसे एक ज्वार के रूप में ऐसे बैठ गए, और यही जो टुकड़े टुकड़े में बढ़ते चले गए और ये ग्रह कहलाए। ये था आपका ज्वारीय सिद्धांत है। निहारिका क्या था? एक धूल और गैस का बादल था जो आपस में था और इस तरीके से घूमने लगा, और फिर छल्ले छल्ले में बढ़ गया, और आज भी वो ऐसे घूमता रह रहा है। ठीक है, इस तरीके से पृथ्वी और सूर्यमंडल की उत्पत्ति बताई जाती है। ग्रहाणु सिद्धांत कहता है कि सूर्य के चारों ओर घूम रहे छोटे छोटे पिंड ग्रहाणु कहलाते थे। वो आपस में टकराते रहे और बड़े होते गए और ग्रहों का निर्माण हो गया। आधुनिक सौर निहारिका सिद्धांत कहती है मॉडर्न सोलर नेबुलर थ्योरी सबसे अधिक प्रमाणित है। यही निहारिका के संकुचन से बना घूर्णनशील चपटा चक्र, केंद्र में सूर्य बना और शेष पदार्थ से ग्रह, उपग्रह और अन्य पिंड बनते चले गए। इस तरीके से पूरा सिस्टम मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पृथ्वी की उत्पत्ति का, सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत भी इसी के साथ साथ देख लिया। तो आप पूरा रिकॉल कर चुके। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग में 4.54 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। प्रारंभ में पृथ्वी अत्यधिक गर्म और गैसीय अवस्था में थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई और वर्तमान रूप में पूरा मैंने उसका समझा दिया। पृथ्वी का इतिहास आपको समझा दिया दोस्तों, पूरा चीज मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, हम नवजीवी महाकल्प के क्वार्टनरी काल में जी रहे हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया? तो पूरा आपका ओवरऑल क्लियर मैंने समझा दिया। अब आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ ले चलते हैं, और हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताने का प्रयास करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इकाई संख्या 1 से संबंधित है। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जबरदस्त है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका सिद्धांत किसने दिया था? निहारिका सिद्धांत को कांट एंड लाप्लास महोदय ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का वर्तमान आयु लगभग कितनी वर्ष मानी जाती है? तो 4.54 अरब वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, 9वां ग्रह जो था वो प्लूटो था, उसको हटा दिया गया। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह है बुध। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण जो है सबसे दूर ग्रह है। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सबसे दूर ग्रह वरुण है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ये ग्रहों का गुरु कहलाता है। शनि के चारों तरफ छल्ले आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तमाम सारी चीजें आप देखते हैं। इसके अलावा सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? नजदीक में आपका बुध आ जाता है। ठीक है, बुध। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन कहता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा चूंकि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी ऐसे पिंड जो कि ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है। छठा प्रश्न आपका, पृथ्वी का व्यास लगभग में कितना है? पृथ्वी का व्यास दोस्तों कितना है? व्यास समझते हैं? व्यास समझते हैं? व्यास माने पृथ्वी का पूरा गोलाई। जैसे पृथ्वी है अपनी, ये इसका केंद्र है पृथ्वी का। ठीक है, अब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी थी? 6371 किलोमीटर।
इतना था, यहां तक से यहां तक की। तो प्रत्येक पृथ्वी, आपने वृत्त की त्रिज्या का सूत्र पढ़ा होगा, वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? वृत्त की हर त्रिज्याओं का माप बराबर होता है, चाहे यही केंद्र से इधर रेखा खींचो, इधर खींचो, इधर खींचो, इधर खींचो, सारी की सारी रेखाओं की माप 6371 किलोमीटर ही ठहरेगी। अब दोस्तों अगर पृथ्वी का व्यास क्या होता है, यानी पृथ्वी के जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। जीवा क्या होती है? वृत्त को, वृत्त आप जब पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है, देखिए वृत्त को, वृत्त के एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। तो ये जीवा होती है, ठीक है। लेकिन जो जीवा वृत्त के केंद्र से यानी यहां से होकर के जाती है और परिधि यानी परिधि 1 यानी सेंटर 1 सेंटर 2, जबकि परिधि 1 परिधि 2 यानी कि ये 1 से 2 को मिलाती है और केंद्र से यानी O से होकर के जाती है। अब जो यहां से होकर के जाती है दोस्तों, इसी को वृत्त का व्यास कहा जाता है, ठीक है, व्यास। यानी कि यहां से देखा, एक रेखा यहां से यहां तक की 6371 किलोमीटर की है, 6371 हमने लिख लिया, ठीक है। अब दूसरी रेखा यहां से यहां तक, ये भी 6371 होगी, इधर से खींचेंगे तो भी, इधर से खींचेंगे तो भी, सभी की माप कितनी हो जाएगी? 6371 ही होगी। तो 6371 और जोड़ दीजिए, जोड़िए भैया, या 2 से गुणा कर दीजिए, 1 1 2 हो जाएगा, 7 7 14, 4 हासिल है 1 हो जाएगा, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 6 6 12, ठीक है, 12742 कहीं पर है, 12742 बी ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वृत्त का व्यास पूछा गया दोस्तों, व्यास 12742 किलोमीटर है। और अगर त्रिज्या पूछे कितनी है पृथ्वी की, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। आगे देखते, मैंने पूरा भी आपको समझाया है। 7वां प्रश्न, पैंजिया महाद्वीप के विखंडन का प्रस्ताव किसने दिया था? पैंजिया महाद्वीप के विस्थापन का सिद्धांत जो बताया है, विखंडन कैसे हुआ, पैंजिया कैसे अलग अलग भागों में टूटा, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत नेक्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे, उसमें चीजें बताई जाएंगी। तो पैंजिया महाद्वीप, पैंजिया जो था एक विशाल भूखंड था जिसमें आज के सारे 5 महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। सप्तद्वीप, जो 7 द्वीप है पृथ्वी के, 7 द्वीप जो थे वो आपस में जुड़े हुए थे, उसे संयुक्त रूप को पैंजिया कहा जाता था। उसकी चारों तरफ विशाल जलराशि थी, उस विशाल जलराशि को पैंथालासा कहा गया, ठीक है। अगला, गोंडवाना भूखंड में कौन कौन से महाद्वीप शामिल थे? गोंडवाना महाखंड में दोस्तों आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड के भाग हैं। जबकि यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका दोस्तों, ये लारेशिया यानी कि गोंडवाना लैंड नहीं, ये अंगारा लैंड के भाग है। उत्तरी वाला इलाका जो बटा था वो अंगारा लैंड में हो गया। ये अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड आप यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन से आप देखते हैं, भूवैज्ञानिक कालमापी में सबसे बड़ा काल इकाई कौन सी होती है? उसको कल्प कहते हैं। कल्प दोस्तों सबसे बड़ा होता है, कल्प से छोटा होता है महाकल्प, महाकल्प से छोटा होता है काल, काल से छोटा होता है युग, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। 10 नंबर प्रश्न, पुराजीवी महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प किन प्रमुख कालों में विभाजित है? कितने? तो पुराजीवी कल्प दोस्तों 6 महाकल्पों में बटा हुआ, पहला जो मैंने आपको समझाया था, पुराजीवी महाकल्प दोस्तों वो 6 जो है कल्पों में, कितने कालों में? तो 6 कालों में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, कोयला किस काल में बना है? तो कार्बोनीफेरस काल में कोयला का उत्पत्ति हुई है। 12 नंबर, डायनासोर का युग किस महाकाल में माना जाता है? तो मध्यजीवी महाकाल में माना जाता है, खास करके जुरासिक वाला इलाका मतलब इसके लिए सबसे नंबर 1 होता रहा है। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्तनधारियों का व्यापक विकास किस महाद्वीप में हुआ? स्तनधारियों का दोस्तों व्यापक विकास हुआ है नवजीवी महाकल्प में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की भूपर्पट्टी की मोटाई कितनी होती है? तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी की मोटाई दोस्तों 30 से 70 किलोमीटर के आसपास भूपर्पट्टी की मोटाई मानी गई है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल ठोस अवस्था में है, जहां से भूकंप की तरंगे गुजरती हैं। 15 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के मेंटल की मोटाई लगभग में कितनी है? 2900 किलोमीटर पृथ्वी की मोटाई मानी जाती है 70 से लेकर के। अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है, बाह्य क्रोड मुख्यतः किस अवस्था में है? तो बाह्य क्रोड दोस्तों द्रव अवस्था में आपको मिलेगा, और जो आंतरिक क्रोड है पृथ्वी का अंदर एकदम से, वो एकदम से ठोस अवस्था में मिलेगा। निफे यानी निकल और फेरस की अधिकता यहाँ पर खूब अधिक मात्रा में दिखाई पड़ेगी। 17 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, आंतरिक क्रोड मुख्यतः किस धातु से बना हुआ है? तो आंतरिक क्रोड दोस्तों बना हुआ है लौह और निकल से, यानी कि निकल और लौह, यानी कि यफी, निकल क्या बोलते हैं, फेरस और निकल यानी NI, इसको निफे कहते हैं। स्वेस महोदय ने सियाल सीमा निफे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के स्वेस नाम के एक विद्वान है, उन्होंने सियाल सीमा और निफे कहा, यानी कि ऊपर वाले इलाकों को उन्होंने क्या कहा? सियाल कहा, सिल्कर और एल्यूमिनियम की अधिकता, ठीक है, सीमा इसको सिल्कर और मैग्नीशियम की अधिकता यहाँ पर मिली। फिर नीचे वाले में जो है निफे कहा, NIFE, सियाल सीमा निफे। निफे दोस्तों निकल और फेरस की अधिकता, यानी कि ये इस इलाके में सबसे नीचे पृथ्वी का इलाका। आंतरिक कोड और बाहरी कोड में निफे आपको मिलेगा।
ठीक है। पूरा मेंटल में सीमा आपको मिलेगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। और ऊपर वाले भूपर्पटी इलाके में दोस्तों सीआर मिलेगा, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। इस तरीके से सुयश महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा, ठीक है। सियाल ऊपर वाले को कहा, सीमा नीचे बीच वाले को, और निफे नीचे वाले को कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे देती हैं? जैसे तरंगों की गति के परिवर्तन से, चूंकि यह तरंगे जो दोस्तों होती हैं वो तरल पदार्थों में नहीं गुजरती हैं, वो केवल ठोस में जाती हैं। और जब तरल में नहीं जाती तो जहां पर नहीं दिखती है वो भाग तरल हो गया, और जहां पर दिख गई वहां पर ठोस हो गया। जहां पर थोड़ा थोड़ा दिखती है वहां पर अर्ध तरल अवस्था, जैसे जो आपको जो जहां पर मैग्मा निकलता है जहां से मेंटल से, वहां पर दिखाती है उस चीज को। यह तरंगे किस माध्यम से संचारित नहीं होती हैं? तो द्रव माध्यम में जो है आपको ये तरंगे तरल चीजों में नहीं दिखाई पड़ेगी, बाकी ठोस, गैस और अर्ध ठोस में भी आपको दिख जाती थोड़ा बहुत। पृथ्वी की कुल संरचना में सबसे आंतरिक भाग कौन सा है? तो आंतरिक क्रोड है, जो बिल्कुल ठोस अवस्था में है, जहां पर निकल और फेरस की अधिकता बहुत ज्यादा है। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजों को समझ लिया। हमारे चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट को और को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो सभी यूनिट का पीडीएफ नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं पहले ही 9984 039 139 और कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चन पेपर में पिछले 4-5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप इस पर अपना नाम, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर की फीस केवल और केवल 100 रुपए रखी गई है, लेकिन अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करेंगे तो आपके लिए फीस 150 रुपए रखी गई है। जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी के साथ आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की 150 रुपए। तो अगर आप केवल फर्स्ट सेमेस्टर का लेना चाहते हैं तो 100 रुपए फीस जमा कर दीजिएगा। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। 150 रुपए फीस आपका फर्स्ट एंड सेकंड 2 सेमेस्टर का फीस एक साथ जमा करने पर पूरा 1 साल सभी विषय का नोट्स मिलेगा, इकाई 1 से लेकर इकाई 8 तक। जैसे आपका ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी है, हिस्ट्री है, हिंदी है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, मेजर माइनर को करिकुलर में प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य है, सभी की जानकारी पूरी मिलेगी। इकाई 1 से लेकर इकाई 8 तक सारे नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और केवल फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों केवल फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें भी आपको सारी वही खासियत मिलेगी। तो चाहे 100 वाला लीजिए चाहे 150 वाला, बात एक ही है। लेकिन आपका ऑफर ये रहता है, जो कि आप देखते हैं अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का फीस 700 रुपए जमा कर देते हैं, बाद में फिर आप सेकंड का जमा करेंगे तो फिर 100 रुपए लगेगा, तो आपका 200 रुपए 1 साल के लिए लग जाता है। लेकिन अगर आप 1 साल का इकट्ठा जमा करेंगे तो केवल 150 रुपए फीस में आपको सभी यूनिट का नोट्स, और नोट्स की क्वालिटी आपने देखी ली, इससे और बेटर क्वालिटी का नोट्स। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम के लिए कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, जो परीक्षा में सीधे तौर पर आपको और कुछ नहीं पढ़ना, बस आप 2-3 प्रैक्टिस सेट हमारे अगर पढ़ लेंगे और पेपर देने जाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर से नहीं आएगा। अगर आ जाता तो आप आकर के वीडियो को डिसलाइक मार दीजिएगा। अगर आपको भौतिक भूगोल पढ़ना है और आपका मेरे मॉडल पेपर से, मेरे प्रैक्टिस सेट से अगर नहीं आया तो आप डिसलाइक मार सकते, वीडियो को अनसब्सक्राइब मार करके चले जाना, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आप मार्केट से सीरीज खरीदते हैं, किताब खरीदते हैं, बड़ी महंगी पड़ जाती है आपकी, ठीक है, कम से कम 1000-2000 का चूना लग जाता है आपको। उससे बचने के लिए आप मात्र 150 रुपए फीस जमा कीजिए, पूरा 1 साल तक आप जो है पूरा फर्स्ट सेमेस्टर पढ़िए दिसंबर-नवंबर तक, और फिर उसके बाद में फिर जनवरी से आपकी सेकंड सेमेस्टर क्लास स्टार्ट होगी, उसमें भी आपको जोड़ दिया जाएगा बिना फीस के, मतलब फीस आपकी उसमें नहीं, सेकंड में नहीं लगेगी, 150 जमा करेंगे तो। फिर पूरा सेकंड सेमेस्टर आपको पढ़ाया जाएगा और आपका जून-जुलाई तक, यानी जुलाई तक आप पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। 2027 तक 150 रुपए फीस जमा कर दिए, जुलाई 2027 तक आप उसमें जुड़ जाएंगे। 150 रुपए फीस में ग्रुप में आपको सब कुछ मिलेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, गर्ल्स ग्रुप बॉयज ग्रुप अलग अलग है, ये फीस कोई भी व्यक्ति जमा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जमा कर सकता है। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू बरेली रुहेलखंड, कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां बिंदवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के अन्य विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सारे विश्वविद्यालय, बिहार, राजस्थान, सभी के विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है, चूंकि फिजिकल ज्योग्राफी ही आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको कोई भी चीज पढ़नी, जियोलॉजिकल या जियोलॉजी पढ़ना है तो भी आपको फिजिकल यही सब पढ़ना पड़ेगा। महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसी, महासागरों की उत्पत्ति कैसे, भौतिक भूगोल क्या है, यही सब चीजें पढ़नी पड़ती बेसिकली, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपने देखा कि इकाई संख्या 1 आज कंप्लीट होता है, अब इकाई संख्या 2 आएगी, उसमें हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सभी यूनिट का नोट्स तैयार है, आप आराम से नोट्स ले सकते हैं घर पे बैठ करके, पीडीएफ नोट्स आराम से ग्रुप में बैठ करके पढ़िए। इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिए मात्र।